बियाबान जंगल के बीच से गुजरते इस रास्ते की मंजिल छछरौली है। लेकिन जैसे जैसे हम इलाके के अंदर जाते हैं, वैसे वैसे ये शांति अजब से सन्नाटे में तब्दील होती जाती है। कच्चे रास्ते, खस्ता हाल स्कूल और लोगों के चेहरों पर खौफ की लकीरें। रात के अंधेरे में ये जगह और भी खौफनाक नजर आती है। गरीबों के इस इलाके की जर्जर हालत पर आज तक किसी का ध्यान नहीं गया। जिस इलाके के भूमिहीन किसान, दलित और मजदूर कथित माओवादियों द्वारा गठित संगठनों में शामिल हो चुके थे। उनके मुताबिक ये संगठन उनके हितों के लिए जमींदारों और सामंतों के खिलाफ लड़ रहे थे। छछरौली जो एरिया सबसे बैकवर्ड हरियाणा में यही एरिया होगा, कहीं सड़क नहीं है। छछरौली एरिया में कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है और आपने देखा जहाँ से आए होंगे आप, वहाँ सड़क नहीं है, पीने का पानी का कोई इंतजाम नहीं है। तो कुल मिला के ये बहुत ही बैकवर्ड एरिया, ना यहाँ बिजली है। यहाँ पे पहले भी लोगों ने एक घाट समिति बनाई थी, ये कह गए कि हमें हिमाचल में मिला दो, क्योंकि यहाँ हमारे कोई तरक्की नहीं कर रही गवर्नमेंट, ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की आगे प्लानिंग है उनकी कि ताकि इस एरिया का कोई डेवलपमेंट हो सके। हमारा यहाँ सीएम भी आता है, बाय एयर आता है, बाय रोड कभी भी नहीं आया सीएम इस एरिया में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा हालात होंगे यहाँ। यहाँ जो भी गवर्नमेंट टीचर आया वो कुछ टाइम बाद स्कूल में आता है, बदली करवा के और चले जाता है। यहाँ टीचर भी नहीं है, कई स्कूल तो कई दिन खुलते ही नहीं है, वहाँ टीचर ही नहीं है। इन जमीनी हालात को देखकर लगता है कि यहाँ अनदेखी के खिलाफ आवाज उठाई गई है। तो क्या बेहतर जिंदगी के लिए आवाज उठाने को माओवाद का नाम दिया जा सकता है? छछरौली से गिरफ्तार किए गए इन 19 में से 9 लोगों पर देशद्रोह के अलावा आर्म्स एंड एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के तहत मामला दर्ज है। पुलिस के मुताबिक इन संदिग्ध माओवादियों का मुखिया डॉक्टर प्रदीप कुमार है, जो हरियाणा में माओवादियों का स्टेट प्रेसिडेंट है। पुलिस का कहना है कि ये सभी माओवादी गतिविधियों में शामिल थे और आंध्र प्रदेश के माओवादियों के साथ भी इनके संबंध थे। जब डे नाइट न्यूज संवाददाता ने डीआईजी क्राइम राजपाल सिंह से जब इस मामले में संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि माओवादियों से बरामद दस्तावेजों से साफ होता है कि वो माओवादी गतिविधियों में शामिल थे। हालांकि उन्होंने ये कहकर कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया कि मामले की निगरानी राज्य सीआईडी कर रही है। जब हमने डीआईजी सीआईडी संदीप खिरवार से इस मामले में संपर्क किया, तो उन्होंने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इसके बाद जब हमने डीजीपी आरएस दलाल से बात की, तो उन्होंने कहा कि वह कुछ दिनों के लिए व्यस्त हैं और अभी इस मामले में कुछ नहीं कह पाएंगे। वहीं यमुनानगर के सरकारी वकील लहरी सिंह के मुताबिक इन 19 लोगों के खिलाफ काफी संगीन मामला बनता है और इसके लिए उनके पास पुख्ता सबूत हैं। एविडेंस में चलेगा केस अभी। इसमें टोटल विटनेस हैं 43 और इसमें 33 हो चुके हैं। चार्जेज यही है जी, जैसे कोई देशद्रोह है, ये है, इसमें है। इनके पास से जैसे छछरौली थाने में है पंपलेट वगैरह भी देशद्रोह के बारे में, अपने जैसे सीएम साहब थे उनके बारे में भी कुछ जो हमारी कंट्री के लिए मतलब ये बहुत ही एक देशद्रोह का है मुकदमा बनता है। उससे आपसे ये इसमें एविडेंस है, जो भी इनसे जो रिकवरी हुई, इनसे पंपलेट थे, जो इनसे ये ग्रेनेड थे, पिस्टल थी, बंदूकें थी, जो भी है सब ये अपना जो भी हमारे पास है इतना है, इसमें एविडेंस है जो कनेक्शन के लिए सफिशिएंट है। हैरानी की बात तो ये है कि सभी को मालूम है कि जो इश्तिहार जब्त किए गए हैं उन पर क्या लिखा है, लेकिन सीडी के अंदर क्या है ये किसी को मालूम नहीं। के बारे में उनसे पूछा कि आपने सीडी चला के देखी है, इसमें है क्या? सारे कहते हैं हमने सीडी चला के देखी नहीं। चला के देखिए भी, जो उधर आर्गुमेंट के टाइम है कि जो पुलिस ने कब्जे में ले रखा है उनको पेश करते हैं, उनको एग्जिबिट लगाते हैं। हरियाणा के यमुनानगर की जिला अदालत में मुकेश अपने मामले की सुनवाई के लिए पहुंचा है।
मुकेश पर छछरौली पुलिस स्टेशन में आईपीसी के तहत देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। उसके मुंह के सामने ताज़ियात हिंद रखी पड़ी है, लेकिन वो इसमें झांककर इन धाराओं का मतलब नहीं जान सकता। वो इसलिए क्योंकि वो अनपढ़ है। उसे मालूम है तो बस ये कि उस पर देशद्रोह का आरोप है, एक ऐसा आरोप जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी है। बस मम्मी डैडी वाइफ थी जी, शादी हुई थी 6 महीने होते शादी हुई को। तो जब अंदर चले गए थे तो 2 महीने का लड़का था, प्रेग्नेंट थे मान ले। तो हम इतना बाहर आए, बच्चा मर गया जी। अच्छा वाइफ के घर को नहीं अपने कह दे करे भाई हम नहीं रखते, हमारी लड़की को तलाक दे दो बस। जब फंसाए थे जी, अब उनको क्या आता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। माओवादी का केस लग गया पर बोला तुम तो उग्रवादी हो, उन्होंने भी ऐसी बातें बोली। बच्ची हमें तो बताया नहीं गया किस लिए पकड़ा गया था। हमें तो जिस टाइम जेल में चले गए उस टाइम बताया गया अभी 11 थाने पर माओवादी केस लगा हुआ है भाई। अब हमारा गरीब आदमी है, कोई पैरवाई करने वाला भी नहीं आई। मान लेकर कोई पैरवाई करने वाला होता तो भाग दौड़ भी करते पीछे। 7 दिन रिमांड लिया हमारा, फिर 8 दिन कोर्ट में पेश किए। यहाँ गांव में कुछ कुएं पे कोई फंक्शन वगैरह हुआ था जी, और नाचना गाना हुआ था, उसमें कुछ गीत गात गाए थे उन्होंने को। तो कई साल की बात होगी, वो आते थे यहाँ से, इसलिए बस उन्होंने लपेट दी। चरण सिंह और मंदर हुसैन की कहानी भी मुकेश ही की तरह है। इन पर भी देशद्रोह का मामला चल रहा है। तो जेल में जिस टाइम 3 दिन है मैं जेल में, लोग जो और थे वहाँ कैदी मैं पूछे किस केस में आए भाई। मैं जे मैं तुझे पता किस केस में आए, बोले और तुम ऐसे जेल में आएंगे। मैं जाएंगे बस गिर दे पुलिस वालों ने। तो वहाँ जो हौलदार था उसको पूछा हमने भी हमारे पर क्या केस है, बोले भाई थार पर देशद्रोह लग रही है। तो फिर वकील वकाल करे, वकील ने रखा चलान चलो, मैं पेंटर बने रखा जी, अनपढ़ आदमी को उंठा लगाता हूँ जी मैं। बोले तो नारे लिखे थे, पेंट पूरा मेरे पर दिखाया जो ने, बोले यो लिखा नारे इसने। तो अनपढ़ आदमी क्या नारे लिख देगा, क्या किताबा पढ़ लेगा। पार्टी कागजात मेरे ऊपर लगाए, बोले पार्टी कागजात इसके पास थे जी। मैं पढ़ नहीं जानता जी, मैं कागजात का क्या करता, किस तरह मैं नारे लिखता, मैं अपने साइन नहीं करना जानता जी। जब हमें उठाया गया तो सबसे पहले चढ़ने को उठाया गया था, हम तो काम पे गए हुए थे रात को। तो जब सुबह आए पता चला, हम इनके घर पे गए पता करने के लिए क्या हुआ कैसे हुआ, पता तो किसी को था ही नहीं। हम वहाँ पे बैठे हुए थे, मुकेश एक बिंटू जो हमारे साथ थी इसी केस में, और मैं। पुलिस सादी वर्दी में पुलिस वाले आए तो आगे कहने लगे भाई वो आदमी हमारे नाम पता है, हमने बोला मैं। फिर कहने लगे तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा हैदराबाद और चढ़ने के पास चलना है, बातचीत करनी। हम इसलिए चले गए उसे मिलेंगे जाके। अब वो हमें वहाँ से लेके वहाँ यमुनानगर चले गए CI स्टाफ में जी। फिर वहाँ पे हमारे साथ टॉर्चर किया उन्होंने, पूछते रहे कि वो लोग कौन थे जो तुम्हें हथियार देते थे या तुम्हारे साथ। हमने मना कर दिया जब हमको पता ही नहीं था जी किसी के बारे में। फिर वहाँ पे हम 7-8 दिन तक रखे उन्होंने, फिर उसके बाद जेल में भेज दिए। फिर पता चला था हमें कि क्या केस था, कैसे हमें उठाया था, उससे पहले कुछ नहीं पता था। जो लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें इसमें थोड़ा सा जो है आशा की किरण ये नजर आती है कि अब हम जाके हाई कोर्ट्स में या निचली कोर्ट्स के अंदर ये आर्गू कर सकेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऐसा कहा है, इसलिए इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। लोगों को इस तरह पकड़ के पुलिस को बंद नहीं करना चाहिए। मैं खुद सोच रहा हूँ कि जैसे ही ये केस निपटेगा, एक PIL करके सारे के सारे पुलिस स्टेशंस यहाँ जितने भी हैं उन सबको पार्टी बनाएंगे हम उस केस के अंदर। SHOs के कमरे के अंदर ये एक स्टैंडिंग वो लगनी चाहिए कि 124 से जो है किन कंडीशंस के अंदर किसी के ऊपर लगाई जाएगी, और अगर कोई उसके अलग तरीके से कोई इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो उसको पेनलाइज किया जाए। तो ऐसा हम प्रयास करेंगे। ये हमें एक वेपन कह लीजिए, विनायक सेन की जजमेंट की जो बातें हैं वो हम इसको एक वेपन के तौर पे यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे आने वाले समय में। छछरौली में जिंदगी आज भी कछुए की चाल चल रही है और उम्मीद फलक के उस पार लगता है कहीं छुप गई है। जातिवाद, जमींदार प्रथा, सामंतवाद जैसी वही सदियों पुरानी कुरीतियां आज भी यहाँ विराजमान है।
ज्यादातर किसान भूमिहीन और अनपढ़ हैं। जो रसूखदार तबका है वो हमेशा से ही शोषण करता आया है। यहाँ मजदूरी है जी, कोई हमारे पास कोई जमीन नहीं है जी, खेतों में मजदूरी करते हैं जी, मजदूरी हमें कम मिलती है। हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते जी। जो हमारे लड़के जवान होते तो उनकी बहनों के और उनके बहुओं के, उनकी माँ के साथ गलत अत्याचार होता जी। जुल्म है जी बहुत ज्यादा, निस्तर है जी, मतलब लेकर दी बट्टी थी सब क्यों हो जी, इकट्ठा करेगा और पैसे वाले आदमी हैं और जी गरीब के अपना ले, गरीब कुछ भी नहीं कर दिया। तो रिंकू नाना रिंकू बर्दाश्त नहीं हुई, देख सीधी तो कोई बात, पैसे भर दे और अपना ले, मारे डॉक्टर तो अपना छेद जा करो और पैसे भर दे छेद जा करो। संघर्ष इनके जीवन की परिभाषा बन गई है। इन गांव वालों का मलाल है कि कोई नहीं है जो इनकी आवाज सुनता हो। आरोप लगाते हैं कि राजनेता वादे तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। चुनाव के बाद सभी उन्हें भूल जाते हैं। कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, ना कोई नेता साथ दे, ना कोई प्रधानमंत्री साथ दे। नेता और प्रधानमंत्री तब वहाँ इकट्ठे जबकि वोट मांगनी पड़ा नहीं, ठीक है जी, कोई साथ नहीं देता है। जब वोट मांगनी पड़ा ना सब कहेंगे भाई हम ये कराएंगे वो कराएंगे, कोई कुछ नहीं करता है जी। मैं सोच रहा कोई वोट मांगना आगा ना पत्थर मारेंगे उसका, हम वोट नहीं देने क्या उसकी। जब कोई हमारे काम नहीं सुना जब क्यों वोट दे, क्यों अपनी जिंदगी खराब करा। छछरौली की ये कहानी हक की लड़ाई की है, सर उठाकर जीने की लड़ाई। कहीं कुछ तो गलत हुआ है, वरना आज माओवाद का जिक्र हरियाणा में नहीं होता। तथाकथित माओवादियों का गढ़ माने जाने वाले इस छछरौली क्षेत्र के भूमिहीन किसान और दलितों का यह आरोप है उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, परंतु इसकी कहीं पे भी कोई सुनवाई नहीं है। इसी के साथ साथ इन गांव वालों में तथाकथित माओवादी नेताओं के प्रति काफी सहानुभूति है। इन गांव वालों का कहना है कि यही तथाकथित माओवादी नेता इनकी अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। अब राज्य सरकार के लिए यह जरूरी हो गया है कि राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई डेवलपमेंट स्कीम इन गांव तक पहुंचे, ताकि इन गांव वालों को मूलभूत सुविधाएं मिले और इसी के साथ साथ इन पर हो रहे अत्याचारों की भी सही ढंग से सुनवाई हो, ताकि यह लोग अपने आप को मेन स्ट्रीम का एक हिस्सा समझे। कैमरामैन अमन गुप्ता के साथ किरणदीप, डे 9 न्यूज, छछरौली, यमुनानगर।